नमस्कार, स्वागत है आपका डायलॉगस में। वेस्ट एशिया में जारी युद्ध की जो ताजा स्थिति है, उसमें 2 जहाज यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पार करते हुए भारतीय सीमा में आ गए हैं। लाइबेरिया के झंडे वाला जो जहाज है, वो कहीं न कहीं सफलता पाई है। जिस तरह से भारत पिछले 3 दिनों में अपने डिप्लोमैटिक मिशन के ज़रिए ईरान के विदेश मंत्री से लगातार बात करके एक सेफ पैसेज उसे दिलवाया गया है। लेकिन इसके समानांतर पैरेलल जो ईरान ने जो शर्तें रखी है सीज़ फायर के लिए या युद्ध विराम में जो उसकी शर्तें हैं, उसमें जो 3 शर्तें रखी गई है जिसमें कि उसकी रिकॉग्निशन जो ईरान का लेजिटिमेट राइट्स है, उसकी मान्यता, साथ ही उसकी क्षतिपूर्ति जिस तरह से युद्ध में उसका नुकसान हुआ है और साथ ही इंटरनेशनल गारंटी कि फ्यूचर कोई भी एग्रेशन नहीं होगा अमेरिका और इज़राइल के द्वारा। इसके समानांतर भारत ने 135 मुल्कों के साथ यूनाइटेड नेशन में एक मोशन को मूव किया है जिसमें कि गल्फ के देशों पर जिस तरह से ईरान ने हमला किया है उसकी निंदा की गई है और साथ ही स्ट्रेट हॉर्मुज को खाली कराया जाए इसके बारे में भी उस रेजोल्यूशन में कहा गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की बात है कि अमेरिका जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने गोल पोस्ट को बदल रहे हैं और जिस तरह से ट्रंप की जिस तरह से शुरुआती दिनों में उन्होंने बातें कही थी कि किस तरह से वहाँ पे लीडरशिप चेंज कराना उनका एजेंडा है और उसके बाद लगातार वो गोल पोस्ट चेंज करते रहे और अब तो अमेरिकी आवाम का दबाव उनके ऊपर बढ़ रहा है, जो रेटिंग उनकी लगातार कम हो रही है। तो वैसी स्थिति में ट्रंप के क्या मिसकैलकुलेशन रहे हैं वेस्ट एशिया और ईरान को लेकर, वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ हैं, धनंजय त्रिपाठी जो प्रोफेसर हैं साउथ ईस्ट एशियन यूनिवर्सिटी में और साथ ही अतुल अनीजा साहब जो कि हिंदू के फॉर्मर डिप्लोमेटिक एडिटर हैं और लंबे समय तक ग्लोबल डिप्लोमेसी को कवर किया है। तो शुरुआत करते हैं अतुल साहब आपसे। आप किस तरह से देख रहे हैं जो अब की ताजा स्थिति है? ये तो एक तरह से पूरी दुनिया में दिखने लगा है कि ट्रंप साहब के सारे जो मिसकैलकुलेशन है और ईरान को जिस तरह से उन्होंने रीड किया, जिस तरह से वो सोच रहे थे कि ईरान उस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही एक तरह से बंधक नहीं बना लेगा इस युद्ध को रुकवाने के लिए और ईरान की जो डिसेंट्रलाइज कैपेबिलिटी ईरान ने पहले से तैयारी कर रखी थी अमेरिका को जवाब देने के लिए। तो एक तरह से सारे जो ट्रंप साहब की का जो पूर्वानुमान था वो गलत साबित होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल शंकर जी, जो आपने कहा है कि कंप्लीट मिसकैलकुलेशन और मिसकैलकुलेशन एक फ्रंट पे नहीं है। सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन ये है कि आपने वहाँ की सोसाइटी को ठीक से रीड नहीं किया। ये असम्पशन थी कि एक बार जिसको कहते हैं डिकैपिटेशन स्ट्राइक, जो अपनी लीडरशिप को मारा, उसके बाद जो है अवाम खड़ा हो जाएगा, एंटी रेजीम, और एक तरह से रेवोल्यूशन हो जाएगी या पॉपुलर रिवोल्ट होगा और रेजीम चेंज हो जाएगी। वो एक कंप्लीट मिसकैलकुलेशन थी। और जो हम लोग जो देख रहे हैं ईरान को कई सालों से, तो ये एक तरह से अनुमान इसका पूरा था कि ये जो इस तरह से जो रेजीम चेंज की कोशिश की जाएगी, जो मिलिट्री स्ट्राइक, जो डिकैपिटेशन स्ट्राइक की है, उससे उल्टा प्रभाव पड़ेगा, बल्कि ईरान के लोग ज़्यादा यूनाइट होकर अपनी हुकूमत के साथ आएंगे, और जो हुआ है। तो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन तो सोसाइटल लेवल पे है। दूसरी मिसकैलकुलेशन है कि अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को ठीक से नहीं समझा। ये कि उसमें ईरान में बड़ी डीप प्रिपरेशन थी, और एक तरह से एसिमेट्रिक वॉरफेयर जिसको कहते हैं, उसमें पूरी तरह से एक माहिरता जो है ईरान ईरान ने प्राप्त कर ली थी। क्योंकि ईरान ने देखा था कि ये जो पहले युद्ध हुए थे, जिसमें हिजबुल्लाह को मारा गया, लेबनान में जिस तरह से स्ट्राइक किया, फिर बशार अल असद गए, उसके पहले हूतीस पे स्ट्राइक की, कि अल्टीमेट टारगेट जो अमेरिका का होगा वो ईरान होगा। तो इसलिए वो तैयारी में तब से लगे हुए थे, उससे पहले से, कि रिजीम चेंज की कोशिश की। जो मिलिट्री तैयारी भी पूरी तरह से एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए की। और जो हम देख रहे हैं इस तरह से सबसे बड़ा हथियार बनाया इन्होंने, ये जो अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी है, वो हर रेंज की मिसाइल, इवन हाइपरसोनिक मिसाइल तक बनाई है। और ड्रोन्स का जो इस्तेमाल किया है वो बहुत ही एक तरह से सरप्राइजिंग था कि किस हद तक सोफिस्टिकेशन और जो मास प्रोडक्शन ईरान कर सकता है। तीसरी बात, उनको पता था कि अगर ये मिसाइल दागते रहे तो अमेरिका के पास जो एंटी मिसाइल कैपेबिलिटी है, जैसे पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है और भी जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसकी क्षमता, उसकी प्रोडक्शन बहुत कम है। जैसे एक बैटरी जो है पेट्रियट की,
वो साल में 6 बैटरीज बनाई जाती हैं, एक इनका जो मैसाचुसेट्स में प्लांट है। तो अगर लास्टिंग पावर रही ईरान की और इन्होंने पेट्रियट मिसाइल्स वगैरह का, इवन क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल करते रहे, तो एक समय ये आएगा कि ईरान के पास ज़्यादा मिसाइल्स रहेंगी और एयर डिफेंसेस इनकी कमज़ोर पड़ जाएंगी, जो हो रहा है। हम देख रहे हैं बहरीन वगैरह में अब जो पहले की तरह जिस तरह से एयर डिफेंस का यूज़ हो रहा था मिसाइल्स का, अब नहीं हो रहा। तो एक तरह से ये भी कंप्लीट मिसकैलकुलेशन थी मिलिट्री कैपेबिलिटी। और फाइनली जो मिसकैलकुलेशन थी वो जियो इकोनॉमिक, कि ये नहीं लगा था कि ईरान के पास इतनी क्षमता होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो ऑयल प्राइसेस हैं, एनर्जी प्राइसेस हैं, वो आसमान छुएंगी, और जो ट्रम्प के डोमेस्टिक बेस को बुरी तरह से इम्पैक्ट करेगी और सारी दुनिया को इम्पैक्ट करेगी। एक तरह से एक सेंटिमेंट आएगा कि भी ये युद्ध बंद होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये 3 पूरे प्लेटफॉर्म से कंप्लीट मिसकैलकुलेशन रही है और इसीलिए जो आज की स्थिति है वो बनी है। धनंजय जी, आप से समझेंगे कि ये जो यूनाइटेड नेशन में ये सारे जो 135 कंट्री जाकर, जिसमें कि इंडिया भी, ये ठीक है कि भारत का जो इंटरेस्ट है इसमें जीसी जो कंट्री है, गल्फ के जो कंट्री हैं उनमें ज्यादा है बनिस्पत की ईरान से हमारे ठीक है सिविलाइजेशन संबंध रहे हैं, लेकिन उस तरह से जाकर ईरान की आलोचना करना, या फिर आपको लगता है कि नहीं नेशनल इंटरेस्ट इसमें इस समय यही है कि अपने हितों को प्रोटेक्ट करना, अपने लोगों की रक्षा करना और एनर्जी सिक्योरिटी को बचाना, और शायद इसलिए कंडेम करने में कोई बुराई नहीं है इस समय ईरान की, डिस्पाइट इसके कि हम ईरान से भी अपना पैरेलल डिप्लोमेटिक चैनल रखें, बातचीत करते रहें, लेकिन जो गल्फ कंट्री हैं उनके साथ खड़ा रहना इस समय ज्यादा जरूरी है। देखिए, भारत के लिए मुश्किल है इस ऐसी स्थिति में। मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ आपके साथ ईरान के संबंध तो है डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ आपका संबंध और भी जो देश है वेस्ट एशिया में, यूएई हो गया, सऊदीज हो गए, कतर हो गया, इनके साथ भी आपके गहरे संबंध है। इनके साथ आपके आर्थिक संबंध भी हैं, मतलब सिर्फ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक ही नहीं, काफी मजबूत आर्थिक संबंध भी है। तो और भारत को इस लड़ाई के चलते भी भारत को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। तो भारत का जो ओवरऑल यूएन में जो पोजीशन है वो इन तमाम चीजों को देखते हुए एक पोजीशन भी कही जा सकती है। और ये वॉर अगर ज्यादा चलेगी, जो कि अभी हमको बिल्कुल दिखना शुरू हो गया है कि एलपीजी को लेकर के मुसीबतें, रेस्टोरेंट्स में मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, मुसीबतें शुरू हो गई हैं। तो भारत को तो बहुत, क्योंकि हम जितना एनर्जी निर्यात करते हैं, हम तो एनर्जी के ऊपर मूलतः पूरी तरह से बाहर ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर हमारा निर्यात ही फंस जाएगा तो वो एक प्रॉब्लम है। हालांकि अभी पिछले 2 दिनों में, जैसे आप भी शंकर कह रहे थे, भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल्स ईरान के साथ भी खोले हैं और खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वहां से अपना तेल निकालने की कोशिश कर रहा है भारत। पर भारत के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ये स्थितियां आसान नहीं है। हाँ, एक जरूर ये बात है कि एक भारतीय स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को थोड़ा इस बात पे अजीब लगा कि भारत को ये पोजीशन अपफ्रंट लेनी चाहिए थी। बहुत दिनों तक भारत की तरफ से वो अपफ्रंट पोजीशंस नहीं आई, तो उसको लेकर के एक इशू है। और खास करके बहुत लोगों का ये भी मानना था कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने ये अटैक ईरान पे शुरू किया, देखिए आज की तारीख में तो पूरा जग जाहिर हो गया है, अमेरिकन मीडिया बोल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि दरअसल ट्रंप अचीव क्या करना चाहते थे, क्या था उनका मकसद, इसको लेके कंफ्यूजन है। अतुल कह रहे थे गोल पोस्ट अमेरिका ने चेंज किया, बिल्कुल सही बात है। और साथ ही उनका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या वो अचीव करना चाहते थे। रजीम चेंज, वो तो इम्पॉसिबल दिख रहा है, रजीम चेंज तो हुआ नहीं, लीडरशिप चेंज हो गया वहां पे, उल्टा उन्हीं के बेटे के पास चला गया और कट्टर व्यक्ति है वो वहां के रिवोल्यूशनरी गार्ड के सपोर्टर है। तो रजीम चेंज जैसी कोई चीज नहीं हुई। अगर आप वहां पर एक विद्रोह पैदा कराना चाहते थे कि भाई चलो अली खamenei को आपने एलिमिनेट कर दिया, विद्रोह होगा, वो दिखता नहीं है, क्योंकि वहां पर लोग और उनके साथ आ गए, या जो उनके विरोधी थे वो चुप हो गए। उनको ये लगता था कि शायद ईरान को हम बिल्कुल पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर देंगे। मिलिट्री वे में अगर देखा जाए तो दिख रहा है कि ईरान के पास काफी कैपेबिलिटी है, वो काफी दिनों तक इन लोगों को परेशान कर सकता है। 15-17 बेसिस पे अटैक करके रखा है उसने अमेरिका के, और लगातार परेशान कर रहा है। उसने अपनी कैपेबिलिटी, इनफैक्ट मिलिट्री कैपेबिलिटी को शो कर दिया इस पूरे वॉर में। और
एक जो बहुत चौंकाने वाली बात है मेरे लिए, खासकर की, क्योंकि इस तरीके से अटैक्स होते नहीं है। मतलब अमेरिकन इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, उसने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, क्या एनालिसिस था, क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है कि ईरान के पास एक स्ट्रेटेजी थी, और ईरान, जैसे अतुल कह रहे थे, काफी दिन से इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को, और वो ईरानियन प्रिपरेशन तो हमें दिख रही है। लेकिन जो अमेरिकन प्रिपरेशन है या जो इजरायली प्रिपरेशन है, उनको लग रहा था कि ये युद्ध 5 दिन में, 4 दिन में वो खत्म कर देंगे, तो उसका तो कहीं से भी कोई साइन दिख नहीं रहा है। ना ईरान के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसका साइन दिख रहा है कि कोई बड़ी अपराइजिंग हो रही है, ना ये साइन दिख रहा है कि ईरान एग्जॉस्ट हो रहा है इसके अंदर। वो बहुत आराम से ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है इनकी महंगी मिसाइलों के खिलाफ। तो ईरान इसके अंदर ज्यादा पावरफुल बन करके उभरा है। जो इनका एक और जो उद्देश्य था कि ईरान को बिल्कुल नस्तो नाबूद कर देना, उसकी शक्ति पूरी क्षीण कर देनी है, उसके विपरीत ईरान एक पावरफुल कंट्री बन करके उभर रहा है इस पूरे वॉर में। तो भारत के लिए ये तमाम स्थितियां हैं, और उसके चलते जो आपको अपना डिप्लोमेटिक, जिसे कहते हैं नेविगेशंस करने हैं, उसमें जो पोजीशन है मुझे लगता है ठीक है आज की तारीख में। अतुल जी, जो सारे लोग ये कह रहे हैं कि सारे एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं इस बात को लेके कि अमेरिका ने ये कैलकुलेशन किया था कि भाई ठीक है, वो 4-5 दिनों में, 6 दिनों में वो मार के निकल लेंगे और पूरी तरह से व्यवस्था वहां बदल जाएगी। यानी कि उन्होंने कोई एग्जिट प्लान नहीं सोचा था कि किस तरह से वो एग्जिट करेंगे, युद्ध का खात्मा कैसे होगा। और इसलिए शायद ट्रंप साहब बार बार अपना गोल पोस्ट बदलते रहे। शायद उन्होंने ये भी मिसरीड किया कि इतना बड़ा पूरी एनर्जी सिक्योरिटी को का फॉल आउट हो जाएगा। उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है, तेल की कीमतें बढ़ेंगी लेकिन धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएंगी, इतना डिस्ट्रप्शन नहीं होगा। लेकिन आपको लगता है कि कल की तारीख में जब भी युद्ध खत्म हो या सीज फायर हो या जिस भी मुकाम पे क्राइसिस का एंड हो, ट्रंप की जो पॉलिसी है, जिस तरह से पूरी दुनिया में वो एक डिस्ट्रप्शन चाह के अपने ट्रांजैक्शन, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके, चूंकि नवंबर में वहां मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाला है, और जिस तरह से सेक्शन 301 का इस्तेमाल कई सारे मुल्कों के खिलाफ इंक्लूडिंग इंडिया के खिलाफ ट्रेड प्रोब उन्होंने शुरू करने की बात कही है, तो आपको लगता है कि भारत की चिंताएं और आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है, या फिर हम ट्रंप को जितना भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रंप उससे कोई बहुत ज्यादा उन पे असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनका असली एजेंडा कैसे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखना है? देखिए शंकर, भारत के लिए हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और अगर हम इस युद्ध की प्रोजेक्शन अगर देखें, एक सिनेरियो देखें कि अल्टीमेटली ईरान टिका रहता है, जो आज की जो उनकी हुकूमत है और क्षमता बनी रहती है, और अमेरिका और इज़राइल एक तरह से सीज़ फायर की तरफ जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पूरा रीजनल ऑर्डर जो है, खासकर मिडल ईस्ट का, इफ नॉट ग्लोबली, वो चेंज हो रहा है। एक तरह से एक बड़ी शक्ति बन के ईरान निकलेगा एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट, मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक पोल निकलेगा, क्योंकि ईरान के पास एक तो अगर उनकी शर्तें मानी गई तो सैंक्शंस लिफ्ट होंगी, ऑयल सप्लाईज उनके पास इतनी हैं, और इस रीजन में जैसे शाह ऑफ ईरान के टाइम पे था, इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर। तो एक तरह से रीजनल ऑर्डर चेंज होगा, बाकी के जो खाड़ी के देश हैं उसको एडजस्ट करना पड़ेगा उसके साथ। अब रही बात भारत की, भारत को इस चीज़ को एंटिसिपेट करना है, और मुझे लगता है समवेयर वी लॉस्ट ए ट्रिक, कि हमने जब खामिनाई की हत्या हुई थी, हमें उसको कंडेम करना चाहिए था। हमने, क्योंकि पहले आप देख रहे हैं वेनेजुएला के लीडर को आप उठा के ले आए हैं, फिर जिस लीडर को चाहे उसको मार सकते हैं, क्योंकि उसका एक प्रेसिडेंट सेट होता है, वो हमें भी एक टाइम पे हर्ट कर सकता है अगर हम उसको ऑब्जेक्ट ना करें। तो मुझे लगता है कंडेमनेशन ज़रूरी थी, वी लॉस्ट इट ट्रिक। लेकिन ये बात बिल्कुल समझनी है कि एक उभरता हुआ ईरान और भारत के जो इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, वो गल्फ के साथ रहेंगे, लेकिन साथ साथ ईरान के साथ भी रहेंगे, और रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हिस्टोरिकल टाइज नहीं है हमारी ईरान के साथ, हमारा जो रास्ता जा रहा है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, वो ईरान के थ्रू जा रहा है। चाबहार एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव आ रहा था ग्वादर की तरफ से, इसलिए स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी ईरान के साथ थे। और ईरान एक एनर्जी पावर हाउस है, हम तो एक टाइम पे ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन की बात कर रहे थे। सो एक तरह से ईरान
आपके बाकी देशों के साथ संबंध जरूरी हैं। मैं तो कहता हूं अगर इजराइल के साथ भी जरूरी अभी तक रहे हैं, लेकिन साथ में ईरान के साथ भी हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं। तो मुझे लगता है कोर्स करेक्शन की अब ज़रूरत है कि ये जो हुआ है कि भारत के जो शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने दिए गए हैं, मुझे लगता है कि एक शुरुआत इससे हो सकती है कि हम अपना रास्ता फिर से ईरान के साथ और जोड़ें, एनर्जी सिक्योरिटी से ही चलें, और फिर देखते हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं, क्योंकि एक बैलेंसिंग एक्ट की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमने बैलेंसिंग एक्ट नहीं किया और हम एक कैंप में चले गए कि जो मंशा ट्रंप की है वही हमारी है, जो इसराइल की वही हमारी है, हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को अगर हमने नष्ट कर दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा आगे दिनों में। क्योंकि रीजनल ऑर्डर ही बदल रहा है, जिसमें ईरान की आज की स्थिति में लग रहा है कि उसकी भूमिका आज से जो जो पहले रही है उसके कंपैरिजन में बहुत आगे जाएगी, बहुत ऊंची आएगी, और मजबूत स्तंभ की तरह ईरान एक इस रीजन में आएगा। तो धनंजय जी, वैसी स्थिति में जो इस समय स्थिति दिख रही है कि जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना का तो तेल पूरी तरह से उनके जहाज जा रहे हैं, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये भी स्टोरी लिखी है कि किस तरह से ईरान तो एक तरह से बेनिफिशियरी है कि किस तरह से वो ज्यादा तेल एक तरह से निकाल रहा है देशों के लिए। वैसी स्थिति में आपको क्या लगता है ग्लोबल ऑर्डर जो चीन की स्थिति और रशिया की स्थिति आने वाले दिनों में किस तरह से इवॉल्व होगी, या आपको लगता है कि भारत को जो मिडिल ऑर्डर की कंट्री है उनके साथ में एक ग्रुप बना के कहीं ना कहीं प्रेशर डाल के, या जो भी हमारी मैन्यूवरिंग पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए जल्दी से जल्दी हम सीज फायर की स्थिति में या अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की स्थिति में हम रहें? क्योंकि हमें ये भी देखना है कि भाई जब हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनना चाहते हैं तो कोई भी देश हम पे कैसे भरोसा करेगा कि अगर हम ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद भी चुप रहते हैं, चुप्पी साध के रहते हैं। जैसे कि मिडिल ईस्ट के देशों ने अपनी डिप्लोमेसी को अमेरिका को आउटसोर्स कर दिया है, तो अगर हम भी अपनी डिप्लोमेसी को आउटसोर्स कर देंगे या कम से कम किसी के प्रॉक्सी बन के बिहेव करेंगे, तो वैसे में तो हम ग्लोबल साउथ की आवाज नहीं बन सकते। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शंकर आप भारत के लिए देखिए, ये वही मैं कह रहा कि जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसको ये बात थोड़ी नागवार भी गुजरी कि ईरान पे जिस तरीके से हमला किया गया, या तो ईरान की कुछ गलतियां होती, या तो ईरान कुछ जैसे इंटरनेशनल सिस्टम में कुछ डिसरप्शन कर रहा होता। क्योंकि आपने जून 2025 में हमला करके कहा कि हमने उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दिया, ये अमेरिका का स्टेटेड पोजीशन है। तो अगर आपने उनकी न्यूक्लियर, जिससे आपको सबसे ज्यादा परेशानी थी, आपने उसको तबाह कर दिया, आपने हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया, इजराइल की पोजीशन थी, तो ईरान पे अचानक ये हमला क्यों? ये एक बड़ा सवाल है। और देखिए, भारत ने पोजीशंस, जब रशिया ने इन्वेड करना शुरू किया यूक्रेन को, तो भारत ने उस समय भी एक पोजीशन ली थी कि भाई इस तरीके से वॉयलेशन ऑफ सॉवरेंटी नहीं होना चाहिए। तो एक देखिए, डिप्लोमेसी में आप पोजीशंस तो डेफिनेटली आप क्या ले रहे हैं इसको पूरा दुनिया देख रही है। और हम अपने आप को विज़ चाइना, हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कि कौन ग्लोबल साउथ का लीडर है। और भारत के साथ कई सारी और एडवांटेजेस है कि आप डेमोक्रेसी है, आप मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, लिबरल ऑर्डर है। और ऐसे में ग्लोबल साउथ आपकी तरफ देखता है कि आप उस ज्यादा पोजीशन में है कि आप एक प्रिंसिपल इंटरनेशनल पोजीशन आप लेंगे। क्योंकि भारत की अगर आप फॉरेन पॉलिसी में पोजीशंस देखें तो आज तक बड़ी न्यूट्रल और बड़ी प्रिंसिपल पोजीशंस रही है। इस वॉर में थोड़ा सा वो प्रिंसिपल पोजीशन से हम थोड़ा हटते दिखे, वो एक थोड़ी अजीब बात है। आप देखिए, बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत कुछ होती है, बहुत प्रेशर्स भी होते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो प्रिंसिपल पोजीशन है वो भारत को लेनी चाहिए थी। खमैनी की जब हत्या हुई उसमें भी भारत को कम से कम उसका विरोध या उस पे खेद जरूर जताना चाहिए था उसी समय। बाद में हालांकि भले आज किया। एमईए ने जो रणधीर जायसवाल ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि जैसे ही कंडोलेंस का रजिस्टर खुला तो पहले दिन ही फॉरेन सेक्रेटरी गए वहां पे अपना कंडोलेंस जताने के लिए। तो लेकिन ऐसा लगता है, ऑप्टिक्स ये लगता है कि शुरुआती गलती को भारत सरकार को रियलाइज हुआ और जिसको कि उन्होंने गलती सुधारने की कोशिश की जब फॉरेन सेक्रेटरी गए। जी बिल्कुल गए, लेकिन थोड़ी देर हो गई, मैं ये कहूंगा। क्योंकि बिल्कुल। अगर आपने उस समय ही ये वक्तव्य दे दिया होता, बाद में आपने किया, लेकिन उस समय वक्तव्य देने का एक अलग अर्थ होता। और देखिए,
आप जब ये सारे एक्ट्स या ऑप्टिक्स जो आप कह रहे थे शंकर, ये आप सिर्फ भारत ईरान के संबंध भी है, पर आप पूरी दुनिया को भी तो बता रहे हैं कि हम कहां पर, किस जगह पर कैसे खड़े हैं। और देखिए पूरे विश्व में ट्रंप के आने के बाद एक हलचल मची हुई है, चाहे वो ट्रेड वॉर हो, चाहे और तमाम चीजें हो। और ग्लोबल साउथ काफी इसमें परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से वो टैरिफ लगा रहे हैं या और तमाम चीजें कर रहे हैं, कोई खुश नहीं है आज के समय में। ऐसे में भारत से काफी उम्मीदें भी हैं कि आप एक प्रिंसिपल पोजीशंस लेंगे, कुछ थोड़ा चैनलाइज करने की कोशिश करेंगे, कुछ थोड़ा लोगों के साथ जुड़ करके कुछ आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। उसमें अगर कोई आवाज भारत की तरफ से बुलंद नहीं होती है, तो वो थोड़ा सा पोजीशन हमारी गड़बड़ करता है। देखिए चाइना ने, आप, ऐसा नहीं है कि चाइना को ईरान के पूरी समर्थन में जाके खड़ा हो गया है, लेकिन चाइना ने पुरजोर तरीके से इन दोनों चीजों का, अटैक का और बाद में खमनई की हत्या का, दोनों का ही पुरजोर तरीके से विरोध किया। और ऐसा एक एक तरफ वो विरोध भी कर रहा है, दूसरी तरफ अपने जो राजदूत है या इन तमाम लोगों को वेस्ट एशिया में भेज करके नेगोशिएट कराने की भी कोशिश कर रहा है। तो देखिए इससे एज एन एक्टर, एज एन इंटरनेशनल एक्टर, चाइना का रोल मजबूत होता है और देश चाइना की तरफ देखना शुरू करते हैं कि अच्छा ठीक है, ये एक देश है, एक प्रिंसिपल पोजीशन लेता है और नेगोशिएशन कराने की भी कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने पुतिन से बात की, तो ये इंटरनेशनल एक्टर्स रेलिवेंट होते हैं। ऐसे में जहां पे भारत भी ये रोल प्ले कर सकता था, मतलब भारत के पास वो तमाम कैपेबिलिटीज है, वो रिस्पेक्ट है इंटरनेशनल ऑर्डर में, कि वो जो ये पोजीशन आज जो चाइना और रशिया कर रहे हैं वो भारत भी कर सकता है। लेकिन चूंकि हमने समय रहते जो पोजीशंस हमने नहीं ली, उससे संशय बनता है लोगों के दिल में, थोड़ा सा क्या कहते हैं, सस्पिशन आता है भारत को लेकर के। और ये हमारे लॉन्ग टर्म, जैसे कि अतुल कह रहे थे, बड़ी उथल पुथल इंटरनेशनल ऑर्डर में मची हुई है। आज लोगों को लग रहा है कि जो सिस्टम यहां से निकलेगा, चाहे वो यूक्रेन वॉर जब खत्म होगी उसके बाद क्या होगा, ईरान वॉर जब खत्म होगी उसके बाद क्या होगा, जो वेस्ट एशिया के अंदर जो अभी यूएस बेसिस पे अटैक हो रहा है, क्या वेस्ट एशियन कंट्रीज यूएस पे उसी तरह से भरोसा करेंगे कि कुछ और भी होगा? पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, चाइना कहाँ खड़ा होगा, विजा विज इसमें भारत कहाँ खड़ा होगा? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हम अमेरिका के साथ पूर्णतः खड़े हो सकते हैं? ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि ये हमें पूछना पड़ेगा कि क्या जब हम अमेरिका के साथ रहे थे या रहते थे, हमने ऑपरेशन सिंदूर में उनका रवैया देखा, हमने आसिम मुनीर के उसमें उनका रवैया देखा। और एक बड़ा प्रश्न है कि कल अगर भारत ये कहे कि हमारे यहाँ जो आतंकवादी आ रहे हैं वो तो पाकिस्तान में बेस्ड है, पूरी दुनिया को पता है, कल को अगर भारत कोई एक्शन ले पाकिस्तान पे, तो क्या अमेरिका इसी तरह साथ में हमारे खड़ा रहेगा? हम तो उम्मीद करते थे कि हम पे टैरिफ भी नहीं लगेगा, लेकिन टैरिफ की बात छोड़ी, उन्होंने पेनल्टी भी लगा दी हम पे 25%। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इन चीजों के चलते भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी नेविगेट करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल से कुछ चूक इस वॉर में हमसे हो गई है और उसको सुधारना चाहिए हमें वक्त रहते। अतुल जी, जो ट्रंप की चुनौतियां हैं डोमेस्टिक फ्रंट पे, वो क्या दिखती हैं? क्योंकि मिड टर्म पोल के नजदीक हैं ट्रंप साहब, और उसके बाद फिर हम आएंगे कि भारत को क्या सबक मिलता है। जिस तरह से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और जिस तरह से एलपीजी के कंसर्न उठाए हमने, कोई इसका रिजर्वायर नहीं बनाया इतने सालों के बाद भी। लेकिन सबसे पहले ट्रंप की चुनौतियां क्या डोमेस्टिक फ्रंट पे हैं? क्या उनकी रेटिंग खराब हो रही है? वो अनपॉपुलर हो रहे हैं? लोग वहां पे सवाल उठा रहे हैं कि इस युद्ध से तो हमें कुछ नहीं मिला। जी हाँ, शंकर, ये जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की वो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं और बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये युद्ध जो है जैसे लग रहा है वो और आगे चले तो एक्सटेंड होता है, उतना ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि रेटिंग्स ऑलरेडी डाउन है। और अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके आना पड़े बाहर, तो मुझे लगता है ये मिड टर्म इलेक्शन से भूल जाएं उसमें जीतना। तो उसके अंदर इंटरनल चल होगा, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में जो पलड़ा है उस तरह का अभी का, उसमें बदलाव की ज़रूरत है। वो बदलाव होने की उम्मीद है। और जो मेगा बेस है ट्रंप का, वो एक तरह से बहुत हिलेगा और हिल रहा है, क्योंकि मेगा बेस जो था वो युद्ध के खिलाफ था। वो एंटी वॉर चाहता था कि, और ये नहीं चाहता था कि जो अमेरिका है वो और युद्ध में फंसे। लेकिन ये तो बिल्कुल उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके विपरीत हुआ। तो मुझे लगता है मेगा बेस भी जो है ट्रंप का हिलेगा। और एक तरह से फिर एक इंटरनल फाइट या इंटरनल कॉन्टेस्ट
कि वी हु आफ्टर ट्रम्प। मेरे को लगता है वो साइकिल भी शुरू होगा जिसमें हम देख रहे हैं कि मार्को रूबियो आएंगे जो नियोकॉन्स के साथ ज़्यादा खड़े हैं, या जेडी वैंस हैं जो मेगा क्राउड के साथ ज़्यादा खड़े हैं। तो एक तरह से एक डाउन स्ट्रीम उसके इम्पैक्ट काफ़ी होंगे। फिर सोशल स्टेबिलिटी अमेरिका की, तो मेरे को लगता है बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे अगर एक तरह से अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स डोनाल्ड ट्रंप नहीं मीट कर पाए इस युद्ध के बाद। इंटरनल आई सी अ लॉट ऑफ chaos उसके लिए। अगर आप और हाँ, भारत के लिए सबक क्या है? स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, उसको बरकरार रखो, प्रिंसिपल पोजीशंस लो। ये पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं होते, और बड़े सालों से डिकेड से भारत ने बनाए हैं। मैं तो बात कर रहा हूँ कोरियन वॉर 50 to 53, भारत उसमें था युद्ध विराम कराने के लिए। 53 जब सोवियत ट्रूप्स हंगरी में गए, जिसको प्राग स्प्रिंग कहते थे, भारत ने उसको कंडेम किया था, तब की बात। उसके बाद लगातार हमने प्रिंसिपल पोजीशन ही रखी है। मुझे लगता है बैक टू प्रिंसिपल पोजीशन। अब तो हमारे पास और भी ताकत है, हमारे पास एक न्यूक्लियर वेपनरी है, इकोनॉमी पहले से कहीं बेहतर है। तो आप एक इंटरनेशनल सिस्टम का एक स्तंभ हो, एक पोल हो, आपको इंडिपेंडेंट और बेहिचक पोजीशंस लेने की जरूरत है। इसमें यह नहीं देखना कि कौन नाराज होगा कौन खुश होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही होता है। अभी जो आपकी मतलब इतने डिकेड से जो इन्वेस्टमेंट है, वो हमने एक तरह से उस पे एक तरह से चोट पहुंची है इस स्टैंड के ऊपर लेके। मुझे लगता है भारत वापस अपने प्रिंसिपल पोजीशन, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे आ जाए, जिसके साथ और फिर जो अगर जोड़ने का काम है बाकी देशों का, ग्लोबल साउथ की तरफ जाए फिर से। तो मुझे लगता है ये कोर्स करेक्शन, वापस हम आए अपनी जगह पे, और क्योंकि हमारी ताकत भी पहले से ज्यादा है, हम इसको कर पाएंगे। और इस पे ही हमारी रिस्पेक्ट रहेगी इंटरनेशनल सिस्टम में, जो हमारे दुश्मन भी है और जो हमारे दोस्त भी हैं, दोनों में रिस्पेक्ट ज्यादा होगी। इस तरह का बीच का एक रास्ता, क्लियर पोजीशन ना लेना इतने बड़े इवेंट के ऊपर, मुझे लगता है भारत को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन कई सारे जो लोग ये भी कहते हैं कि जो ट्रांजैक्शनल लीडर होता है वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। जैसे बनिया जो होता है, वो देखता है कि मेरा फायदा कहाँ पे हो रहा है, मेरा नेशनल इंटरेस्ट इस समय अपने लोगों की जान बचाना है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट रखना है। उसमें कई बार ये गलतियां हो जाती है, या जानबूझ के ये गलती की जाती है कि भाई आप एक जिस तरह से मॉरलिस्टिक पोजीशन लेते हो, या फिर जो भारत की जिसको कहते हैं कि डिप्लोमेसी की का एक मोरल वैल्यू रहा है पूरी दुनिया में कि आप सही के साथ खड़े रहो या गलत को गलत कह लो। लेकिन कई बार ट्रांजैक्शनल लीडर ये करता है कि अपना वो धंधा देख रहा होता है। नहीं शंकर जी, मैं आपसे इस पे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वी वर डूइंग ऑल राइट जैसे हम कर रहे थे। बहुत दबाव आ रहा था टैरिफ्स जब अमेरिका ने हमारे ऊपर लगाई कि हम रूस से तेल ना लें। हमने एक प्रिंसिपल पोजीशन रखी और रूस से तेल लिया। फिर उसके बाद जो है यूरेशिया को भी एंगेज रखा, इंडो पैसिफिक को एंगेज रखा, ग्लोबल साउथ के पास G20 के टाइम पे गए थे। तो मुझे लगता है वी वर डूइंग ऑल राइट, लेकिन वो सारा जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा था उसको बहुत बड़ा धक्का लगा इस पर्टिकुलर स्थिति में जो भी ईरान के साथ हुई है। यहाँ हम चुके हैं। मुझे लगता है कि हमें बैक टू कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है। और जो फ्रेमवर्क में हम कर रहे थे, हम तो कह रहे थे वासुदेव कुटुंबकम, हम सबके पूरे विश्व एक हमारा परिवार है। गेट बैक टू दैट जरूरी है, और उसमें प्रिंसिपल पोजीशन लेने की जरूरत है, क्योंकि जब देश का सवाल आता है तो आप ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते, शॉर्ट टाइम के लिए आप गेन नहीं कर सकते। ये बड़े जो आप पोजीशंस लेते हो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, जो सदियों तक, कई सालों तक, सदी शायद फिर ज्यादा वर्ड सही नहीं है, लेकिन उसका बहुत लंबा एक इम्पैक्ट होता है। तो वो उसको नजर रखते हुए अभी भी देर नहीं हुई है। मुझे लगता है जो हमारा पास्ट रहा है, एक चूक हुई है, कोर्स करेक्शन की जरूरत है, कर लेंगे तो हम वापस आएंगे। धनंजय जी, एक अंतिम सवाल की जिस तरह से ट्रम्प पूरी दुनिया के लिए एक तरह से डिस्ट्रप्शन या फिर लीडर ऑफ डिस्ट्रप्टर, या फिर उन्होंने शुरुआत की थी कि पीस क्रूसेडर के रूप में उन्होंने कहा कि 8 युद्ध मैंने रुकवा दिए, 10 रुकवा दिए, और फिर खुद वॉर में चले गए वो। तो अब जो ट्रम्प का बचा हुआ कार्यकाल है, भारत के लिए यही सही होगा कि हम ट्रम्प के बचे हुए काल में किसी तरह से इंगेज करके अपना जान बचाए रखें, या फिर हम एक तरह से ट्रम्प को भी ये मैसेज दे सकते हैं, या दुनिया के जो बड़े शक्तिशाली पावर हैं उनको भी ये मैसेज दे सकते हैं कि भारत जो है अपने टर्म्स पे कोई भी इंगेजमेंट करेगा? क्या हम उस हालत में हैं, या फिर आप जो रिलायंस का इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए भारत के लिए तो मतलब क्योंकि हम ऐसी पावर है और ऐसे देश है जिसमें अमेरिका का प्रेशर रहता था, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। आपने जब यहाँ पर न्यूक्लियर विस्फोट किया तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए और उस सैंक्शन के खिलाफ हम खड़े रहे, अल्टीमेटली अमेरिका को हटाना पड़ा। देखिए भारत के अपने इश्यूज और प्रॉब्लम्स, कमजोरियां भी हैं, लेकिन हमारे कुछ बहुत मजबूत पहलू भी हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक 1.4 बिलियन लोगों का देश है। दुनिया का कोई भी देश हो, वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता है। मार्केट इतनी बड़ी है, स्किल्ड मैन पावर है, नौजवान देश है ये। पूरी दुनिया में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स भारत की तरफ से जा रहे हैं। तो भारत एक वैसा देश नहीं है कि जिसको आप इग्नोर करके चल देंगे। देखिए बहुत, मैं छोटा सा एक एग्जांपल उदाहरण देना चाहूंगा कि जब भारत ये अमेरिका ने तमाम तरीके के टैरिफ लगाना शुरू किया, भारत के प्रधानमंत्री एक दो दिन के लिए चीन चले गए, पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स में ये छपना शुरू हो गया कि क्या एक नए तरीके का अलायंस बन रहा है रशिया चाइना भारत के बीच में। अमेरिका के अंदर काफी क्रिटिसिज्म ट्रम्प का होने लगा कि ट्रम्प ढकेल रहे हैं भारत को उस ओर। और ट्रम्प ने खुद प्रेशर में आके एक वक्तव्य दिया कि मैंने अपने दोस्त को नाराज कर दिया है, दोस्त को नाराज कर दिया है, मोदी के संदर्भ में कहा। तो ऐसा नहीं है कि वो भारत को इग्नोर कर सकते हैं। तो भारत को अपनी प्रिंसिपल पोजीशन लेनी चाहिए। कुछ अनबन हो सकती है, ठीक है, पर हम ऐसी पोजीशन में है कि अगर वो हम पे प्रॉब्लम डालेंगे तो हम भी लॉन्ग रन में उन पे प्रॉब्लम डाल सकते हैं। और भारत सक्षम है कुछ दिनों के लिए खड़े रहने के लिए। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक स्थिति हमारी बिल्कुल हालत खराब हो जाएगी अगर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, हम वहां नहीं बेच पाएंगे। तो हम लगातार एफटीएस कर रहे थे, ईयू के साथ हमने एफटीए कर लिया, न्यूजीलैंड के साथ कर लिया था। हम और तरीके से अपने मार्केट को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल से वो प्रॉपर रणनीति वही होनी चाहिए। ट्रंप को अगर आप थोड़ा भी ढील देंगे तो उनको तो ग्रीनलैंड चाहिए, उनको कनाडा 51 स्टेट चाहिए अपना, उनको तो पता नहीं क्या क्या चाहिए। मतलब उनको तो अगर आप खुश करने में आ गए, वो तो एक जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब एक हेड ऑफ स्टेट नहीं, एक जिद्दी बच्चा जो, जिसको आप अगर आपने एक चॉकलेट दे दी तो फिर वो आइसक्रीम मांगेगा, आइसक्रीम दे दी तो फिर वो कुछ और मांगेगा। तो मेरे ख्याल से हमें ट्रम्प का खुद का जो एनालिसिस पूरी दुनिया में अभी उभर के सामने आ रहा है, उसको देखते हुए भी अपनी पोजीशन लेनी चाहिए। और किसी में भी, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, किसी में भी ये हिम्मत नहीं है आज की तारीख में कि भारत जैसे देश को कंप्लीटली इग्नोर करके अपनी विदेश नीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में सोच सके। बिल्कुल। तो मुख्य बात है कि भारत को अपनी जो डिप्लोमेसी की ऑटोनॉमी है उसको कहीं न कहीं खत्म नहीं होने देना चाहिए और वो अपने इंटरेस्ट के साथ जो नेशनल इंटरेस्ट भारत का है, एनर्जी सिक्योरिटी है, अपने लोगों की जान की हिफाज़त करना, इन सब के साथ में भारत की डिप्लोमेसी की जो एक आत्मा है, जो संप्रभुता है, वो भारत को नहीं खोनी चाहिए और शायद इस युद्ध से भारत को कुछ और सबक भी लेने चाहिए, किस तरह से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पे और भारत को काम करने की ज़रूरत है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अतुल जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और धनंजय जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद इस सार्थक बातचीत के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स।